दोस्तों, रिलायंस की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के सपने की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे विज़न की है जिसने इंडिया के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को बदल कर रख दिया। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे धीरूभाई ने ट्रेडिंग से अपने शुरुआत की और अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस एम्पायर का फाउंडेशन रखा। आज हम उस चैप्टर की बात करेंगे जो उन्होंने एंटरप्रेन्योर से इंडस्ट्रियलिस्ट बनने तक का सफ़र किया, पॉलिएस्टर प्रोडक्शन और नरोडा प्लांट की कहानी। ये कहानी एक फैक्ट्री की नहीं है, ये एक व्यक्ति के विज़न की है, डिटर्मिनेशन और सूझबूझ की मिसाल है जो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आखिर धीरूभाई ने पॉलिएस्टर को ही क्यों चुना? सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि पॉलिएस्टर प्रोडक्शन धीरूभाई के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों थी। पॉलिएस्टर की डिमांड, उसका पोटेंशियल और धीरूभाई की इसमें प्लानिंग कैसे सक्सेसफुल हुई, ये एक विजन की कहानी है। पहला रीज़न, पॉलिएस्टर की ग्लोबल डिमांड। 1970s के दौरान दुनिया भर में पॉलिएस्टर फैब्रिक की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही थी। ये फैब्रिक ड्यूरेबल, सस्ता और वर्सटाइल था। यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स में कॉटन और सिल्क फैब्रिक को ग्रेजुअली रिप्लेस कर रहा था और पॉलिएस्टर को मिडिल क्लास और मास कंज्यूमर्स का फेवरेट मटेरियल माना जा रहा था। दूसरा रीज़न, इंडियाज़ नीड फॉर पॉलिएस्टर। इंडिया में तब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ प्राइमरीली कॉटन और सिल्क पर डिपेंडेंट थी। पॉलिएस्टर का प्रोडक्शन लगभग ज़ीरो था और पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था। धीरूभाई ने यहाँ एक गैप देखा। अगर इंडिया में पॉलिएस्टर प्रोडक्शन किया जाए तो ना सिर्फ इंपोर्ट रिड्यूस होगा, बल्कि एक नए एक्सपोर्ट मार्केट का फाउंडेशन रखा जा सकता है। तीसरा रीज़न, अफोर्डेबिलिटी फॉर द मासेस। धीरूभाई का एक सपना था, एक ऐसा मटेरियल बनाना जो घर घर तक पहुँचे। पॉलिएस्टर काफ़ी अफोर्डेबल था, मिडिल क्लास के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन था और इसने ट्रेडिशनल फैब्रिक्स की लिमिटेशंस को ब्रेक किया। पर एक सवाल उठता है कि कॉटन और सिल्क के कपड़ों को क्यों ना पहनाया जाए? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। धीरूभाई कॉटन और सिल्क का प्रोडक्शन क्यों नहीं करना चाहते थे? वजह सिंपल थी। कॉटन और सिल्क का प्रोडक्शन एक ट्रेडिशनल मॉडल था और इसमें नए इनोवेशन की पॉसिबिलिटी लिमिटेड थी। पॉलिएस्टर एक एमर्जिंग और हाई डिमांड प्रोडक्ट था जिसमें पोटेंशियल था रिलायंस को एक ग्लोबल लीडर बनाने का। अब जब हमने समझ लिया कि धीरूभाई ने पॉलिएस्टर को ही क्यों चुना, अब हमें ये समझ में आ गया कि धीरूभाई को पॉलिएस्टर प्रोडक्शन का प्लांट लगाना था, पर उन्होंने गुजरात के नरोडा को ही क्यों चूज़ किया? पहला रीज़न, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। नरोडा का लोकेशन स्ट्रेटेजिक था। गुजरात एक टेक्सटाइल हब बन चुका था और यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज़ ने रिलायंस के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट दिया। यहाँ से रॉ मटेरियल का एक्सेस और फाइनल प्रोडक्शन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन दोनों इजी था। दूसरा रीज़न, चीपर लैंड एंड रिसोर्सेज। मुंबई के कंपैरिजन में नरोडा काफ़ी अफोर्डेबल था। धीरूभाई एक ऐसी जगह चाहते थे जहां वो लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज़ कर सके। तीसरा रीज़न, सपोर्ट फ्रॉम गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात के उस समय के इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज़ और टैक्स बेनिफिट्स ने नरोडा को एक आइडियल लोकेशन बनाया। धीरूभाई ने इन पॉलिसीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठाया। चौथा रीज़न, स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी। नरोडा और उसके आसपास स्किल्ड लेबर अवेलेबल थे जो कि टेक्सटाइल और वीविंग में एक्सपीरियंस्ड थे। ये फैक्टर रिलायंस के लिए एक नेचुरल स्ट्रेंथ बन गया। पांचवा रीज़न, अवॉइडिंग मुंबईज़ कंजेशन। मुंबई उस वक्त ऑलरेडी एक क्राउडेड फाइनेंशियल हब था। नरोडा एक क्लीन स्टेल था, एक जगह जहां धीरूभाई अपने ड्रीम प्लांट बिना किसी लिमिटेशन के डिज़ाइन कर सकते थे। अब बात करते हैं नरोडा प्लांट के एक्चुअल कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन की। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये धीरूभाई का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। धीरूभाई का एम था कि रिलायंस का प्लांट वर्ल्ड क्लास हो, इसलिए उन्होंने यूरोपियन और जैपनीज़ कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट किया जो कि बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती थी। इस टेक्नोलॉजी की वजह से नरोडा प्लांट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में एक बेंचमार्क बन गया। धीरूभाई ने कहा था कि नरोडा प्लांट का कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड टाइम में किया जाएगा।
जब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, धीरूभाई ने प्रूव किया कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। ये रिलायंस की एग्जीक्यूशन स्पीड और धीरूभाई के लीडरशिप का एक एग्जाम्पल था। नरोडा प्लांट इतना एफिशिएंट था कि जब वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल्स ने इसका इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने भी इसे बेंचमार्क फॉर डेवलपिंग नेशंस कहा। ये एक बड़ी रिकॉग्निशन थी रिलायंस के लिए, जो कि रिलायंस की रेपुटेशन को ग्लोबल लेवल पे ले गई। अब बात करते हैं नरोडा में धीरूभाई को प्लांट सेटअप करने में क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। पहला चैलेंज था फाइनेंशियल चैलेंजेस। नरोडा प्लांट बनाने के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए था। रिलायंस तब एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं थी, लेकिन धीरूभाई ने अपने कॉन्टैक्ट्स और रेपुटेशन का यूज़ करके लोन्स और फंडिंग सिक्योर की। दूसरा चैलेंज डिस्प्यूट विद चंपकलाल दमानी। जब पॉलिएस्टर प्रोडक्शन का आइडिया प्रपोज किया गया, तब उनके पार्टनर चंपकलाल दमानी ने इसका विरोध किया। दमानी ने माना था कि ये एक रिस्की डिसीजन है। ये डिसएग्रीमेंट इतना बड़ा था कि रिलायंस और दमानी की पार्टनरशिप टूट गई। तीसरा चैलेंज इंपोर्ट डिपेंडेंसी और रॉ मटेरियल। पॉलिएस्टर प्रोडक्शन के लिए इनिशियल स्टेज में रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पड़ते थे। ये एक कॉस्टली प्रोसेस था, लेकिन धीरूभाई ने अपनी प्लानिंग और एफिशिएंसी के थ्रू इस कॉस्ट को ग्रेजुअली रिड्यूस किया। चौथा चैलेंज स्केप्टिसिज्म फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। रिलायंस के कॉम्पिटिटर्स जैसे बिन्नी मिल्स और बॉम्बे डाइंग ने इस प्रोजेक्ट का मजाक बनाया, लेकिन नरोडा प्लांट के सक्सेस ने उन सब को गलत प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं नरोडा प्लांट के स्ट्रेंथ्स के बारे में। पहला स्ट्रेंथ इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन। नरोडा प्लांट एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन यूनिट थी जो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक का प्रोसेस एफिशिएंटली हैंडल करती थी। दूसरा स्ट्रेंथ स्केलेबिलिटी। नरोडा प्लांट इतना एडवांस था कि इसमें प्रोडक्शन इजीली स्केल अप किया जा सकता था। ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रेडी था। तीसरा स्ट्रेंथ सेल्फ रिलायंस। नरोडा प्लांट ने रिलायंस को इंपोर्ट डिपेंडेंसी से फ्री किया और एक सेल्फ रिलायंट प्रोडक्ट इकोसिस्टम डेवलप किया। धीरूभाई का विज़न सिर्फ एक फैक्ट्री बनाने का नहीं था। उनका एम था कि इंडिया को एक ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाया जाए। नरोडा प्लांट के साथ धीरूभाई का सपना था कि हर इंडियन के पास अफोर्डेबल पॉलिएस्टर फैब्रिक हो। नरोडा प्लांट के थ्रू रिलायंस का फाउंडेशन ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार किया गया। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट था। अब नरोडा प्लांट के बाद एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की। कैसे धीरूभाई ने पॉलिएस्टर के रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स तक का सप्लाई चेन कंट्रोल किया और रिलायंस को एक इंडस्ट्री लीडर बनाया। ये हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे, तो बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।